हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 31 मार्च। आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग द हिंदू के। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा टैरिफ से रिलेटेड, कि किसी भी कंट्री में जब भी टैरिफ लगाया जाता है तो वहाँ के कंज्यूमर के ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट डालता है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, डिटेल मैनर में समझेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है। डीप सी माइनिंग से रिलेटेड क्या पॉल्यूशंस होते हैं जब ये हो रहा होता है, ठीक है। प्लस इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कितने सालों तक। एक नई स्टडी सामने आई है कि 40 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ की इकोसिस्टम को रिकवर होने में। उसे समझेंगे। थर्ड है, हाल ही में ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि ये ईरान के ऊपर बम गिराने वाले हैं अगर ईरान इनकी बात नहीं सुनता है तो। क्या टॉपिक है, किस लिए ये बम गिराने की बात की जा रही है, इसका हिस्ट्री क्या है, डिटेल मैनर में हम आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हुआ क्या है, हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है। किससे रिलेटेड? डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है। अब ये समझ लेते हैं डीप सी माइनिंग होता क्या है। ओशन फ्लोर पे, मतलब कि समुद्र की गहराइयों में जाइए, उसका कोई फ्लोर तो होगा ना, उस फ्लोर पे माइनिंग करना, मतलब ड्रिलिंग करके वहाँ के मटेरियल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके सरफेस पे लाना, उसे कहते हैं डीप सी माइनिंग। इसमें क्या करते हैं, 3 टाइप्स में किए जाते हैं। मतलब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालना हो, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आपका आ जाता है निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स। सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट होते हैं, सी फ्लोर पे सल्फाइड के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट करना। तीसरा आ जाता है कोबाल्ट क्लस्टर को रिमूव करना, मतलब जो सी फ्लोर पे आपको माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे तो उन माउंटेन रॉक्स को है ना कट करके उसमें से कोबाल्ट निकालना। अब इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। मैसिव पंप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये पंप लगाया जाता है और यहाँ से सक किया जाता है, जो सी फ्लोर पे जो भी मिनरल्स होते हैं उसे सक किया जाता है और उससे यहाँ पे लाया जाता है और जो भी वेस्ट वाटर होता है फिर जो भी पार्टिकल्स होता है उसे वापस पानी में डाल दिया जाता है। पॉल्यूशन अलग लेवल पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एआई बेस्ड रोबोट्स का आजकल यूज़ किया जा रहा है। एडवांस मशीन्स आ चुके हैं। एडवांस मशीन्स जैसे कि ये देखिए, सी फ्लोर पे जा कर के ये लोग जो माउंटेन है, ठीक है, इन माउंटेन्स को कट करके ये लोग कोबाल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस मशीनरीज आ चुकी है आज की डेट में। ये सब करने के पीछे का पर्पस क्या है? रीन्यूएबल एनर्जीज के लिए ये मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। अब देखिए, रीन्यूएबल एनर्जीज किस लिए हम लोग करते हैं कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी फ्लोर पे डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम बर्बाद करके रख दिए हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर बैटरी हो गया, आज की डेट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का 40% जो कॉस्ट होता है अगर आप खरीदने जाते हो तो वो किसका होता है, उसकी बैटरी का होता है। उस बैटरी को बनाने के लिए लिथियम या फिर जो भी मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो सी फ्लोर से निकाला जा रहा है। अब ये फाइंडिंग क्या था, ये मार्च 26 को इसे पब्लिश किया गया नेचर में। ये मैगजीन का नाम है नेचर, उसमें पब्लिश किया गया। उसमें बताया गया कि जब डी सी माइनिंग की जाती है तो उसके आसपास के एरिया पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है और जो जो इसका इकोसिस्टम होता है उसके ऊपर जो असर देखने के लिए मिलता है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे ड्रिलिंग किया, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आसपास के जो भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो भी फ्लोरा फौना हो गए, वो भाग जाएंगे, ठीक है। तो वो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर ये स्टडी था। तो इस स्टडी ने ये फाइंड आउट किया कि 1979 में इन लोगों ने 8 मीटर का सी फ्लोर पे होल किया, 8 मीटर का, ठीक है। फिर बाद में 40 साल बाद उसको गए स्टडी करने कि क्या रिकवर कर पाया है। 40 साल में भी जो ये सेडिमेंट चेंजेस थे वो रिकवर नहीं किए। सेडिमेंट्स में आगे आपके जो वहाँ पे सैंड था, प्लस या फिर आप बोल सकते हो जो मिनरल्स थे, वो वापस यहाँ पे आए नहीं, रिकवर नहीं कर पाए पिछले 40 सालों में। साथ साथ जो पॉपुलेशन थी इसके आसपास की, जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो वापस लौट के नहीं आए।
मतलब जब यहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा होगा तो वाइब्रेशन हुआ होगा, नॉइज़ हुआ होगा, लाइट पॉल्यूशन, क्योंकि डीप सी में अंधेरा रहता है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसमें शांति से अंधेरे में। जब आप माइनिंग करने गए हो तो लाइट तो जलाए होगे ना कि आपको दिखे, तो उस लाइट पॉल्यूशन के कारण वहाँ से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भाग गए, तो वो वापस कभी आए नहीं। तो ये सब देखने के लिए मिला इस स्टडी में। अब हाल ही में क्या हुआ है, 36 कंट्रीज़ ने एक मीटिंग रखी। कहाँ पे? जमाइका में। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये एक यूएन की बॉडी है। इन लोगों ने ये प्लानिंग कर रहे हैं क्या आने वाले टाइम पे डीप सी माइनिंग को बैन कर देना चाहिए या फिर टेम्परेरी पॉज कर देना चाहिए कुछ टाइम तक के लिए। क्यों? क्योंकि इससे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, नॉइज़ होता है, और जब नॉइज़ तो हो ही रहा है, आसपास वाइब्रेशन भी होते हैं। मैं ड्रिलिंग के टाइम देखते हो ना, वाइब्रेट हो रहा होता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से। सेडिमेंट्स, जो मैंने अभी बताया कि जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पे, वो रिकवर करने में 40 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है, बट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। लाइट पॉल्यूशन अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। फिर बाद में जो यहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा होगा, तो जो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हो गए वो इमिग्रेट कर जाएंगे, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ठीक है। इमिग्रेशन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आसपास की जो पॉल्यूशन है उसमें आने वाले टाइम में डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। रिप्रोडक्शन इस एरिया में डिक्रीज हो जाता है, और आप इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा हो। बेस्ट एग्जांपल ये इमेज ही देखिए। यहाँ से आपने मैग्नीशियम निकाला, उसके साथ वेस्ट पार्टिकल गया, उसे आपने वापस पानी में डाल दिया। ठीक है। पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो आप। तो ये आर्टिकल था, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 और 3 से कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि ट्रंप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, और 2 अप्रैल को इन्होंने लिबरेशन डे की तरह अनाउंस कर दिया है। अब इसका जो ग्लोबल मार्केट पे आज के डेट में ये किसी को पता नहीं है कि किस तरीके के टैरिफ होने वाले हैं। क्या किसी प्रोडक्ट को टैक्स इंसेंटिव्स मिलने वाला है? मतलब कि अमेरिका में कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है, वो अमेरिका में नहीं मिलता, तो इस पर टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाएगा, मतलब टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाएगी। या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स लग जाएंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स हो जाता है मतलब प्रॉपर बैन लगा देना कि ये प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में नहीं आएगा। टैरिफ लग जाना मतलब टैरिफ होता है कि चाइना एक्सपोर्ट करता है पेन $1 में, ठीक है, अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा 10% का, तो वो पेन कितना हो गया? अब अमेरिका में कितने में मिलेगा? $1.1 का मिलेगा। ठीक है। तो अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और जो ग्लोबल एसेट है इसका इम्पैक्ट इन पे भी देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, डे बाय डे देखो गिरता है, कभी उछलता है। ये सारा का सारा अमेरिकन मार्केट पर डिपेंड करता है। गोल्ड जब भी बेस्ट एग्जांपल है रसिया। यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रसिया ने बहुत लार्ज अमाउंट में गोल्ड खरीद लिया। क्यों? क्योंकि यार ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो, गोल्ड का दाम हमेशा इंक्रीज होता रहता है। करेंसीज, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनकी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है। जैसे डिवैल्यूएट मतलब कि $1 इंडिया में पहले ₹70 था, अब डिवैल्यूएट हो गया तो $1 ₹86 हो गया आज की डेट में। ठीक है। यह ओवर वैल्यूड हो रही है। ओवर वैल्यूड यहीं पे अमेरिका ओवर वैल्यूड हो रहा है, उसका जो $1 है वो और मजबूत हो रहा है। रियल स्टेट में उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ग्लोबल कंसर्न्स क्या आज की डेट में देखो, सबको लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से अमेरिका चल रहा है, ट्रम्प पॉलिसीज चल रही है, तो ट्रेड वॉर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो देख रहे थे वो फिर से रुक सकती है जैसे कोविड के टाइम पे थी। ठीक है। अब प्रॉपर वे में देखते कि आर्टिकल बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है। तो ट्रम्प के सामने आज की डेट में क्या प्रॉब्लम क्या है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो इसको रोकने के लिए ट्रम्प को 2 प्लान सामने दिखती है। एक तो टैरिफ, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। दूसरा है मार्क आज की डेट में ग्लोबल मार्केट में डॉलर ओवर वैल्यूड है, मतलब चाइना सस्ते में अपने सस्ते दामों में अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स बेच लेता है ईजिली। ठीक है। चाहे वो इंडिया हो, अपने सस्ते दामों में अमेरिका में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट अमेरिका के प्रोडक्ट चाहे वो चाइना में एक्सपोर्ट हो या फिर इंडिया में या फिर किसी भी कंट्रीज में जाए, वो तो महंगी ही रहेगी ना। ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे $1 ₹36 की, सॉरी ₹86 की बात हो रही है, तो ये कितना भी चीप करे ग्लोबल मार्केट में ये महंगा ही दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आज के डेट में सामने निकल के आ रही है।
और ऑब्वियस सी बात है, जो अमेरिका की ऑडियंस है, ऑडियंस बोल रहा हूँ, जो अमेरिका के लोग हैं वो तो चाहेंगे ना कि सस्ते में मेरे को कोई प्रोडक्ट मिले। तो अमेरिका के लोग भी ये जो चीप इंपोर्ट्स होते हैं इन्हें खरीदने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चाहे वो इंडिया की भी एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में चाइना के जो चीप प्रोडक्ट आते हैं वो हम लोग परचेज करते हैं। इससे हो क्या रहा है कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। अब इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो लोकल इकोनॉमीज पे भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, मतलब लोकल जॉब्स ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जो अमेरिका का जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर प्रोडक्ट्स को लेके वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। सपोज करो चाइना से ट्रेड वॉर हो जाता है, ठीक है। चाइना आज की डेट में ग्लोबल मार्केट में जो बैटरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 70% मार्केट को कब्जा करके रखा हुआ है। अब ट्रेड वॉर हुआ या फिर कुछ भी अनबन बनती है अमेरिका के साथ, तो ये अपनी बैटरी के ऊपर बैन लगा देते हैं कि हम टोटली बैन लगाते हैं कि हम अपनी बैटरी यूएस में सेल नहीं करेंगे। तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है अमेरिका। अब देखो, डॉलर के मजबूत होने से अमेरिका को भी फ़ायदा होता है, जैसे कि ग्लोबल परचेजिंग पावर इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका जाएगा किसी भी मार्केट में उसके लिए तो हर चीज़ सस्ती ही है। ठीक है। और दूसरा, अगर सपोज करो कल को वो बॉन्ड खरीदता है किसी कंट्री का, फिर कि भाई हमें बेच दो, तो हर कोई चाहता है कि भाई डॉलर में डील करे, तो सबको डॉलर चाहिए। जियो पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तब भी, जैसे कि अमेरिका बात बात पे सैंक्शंस लगा देते हैं और वो सैंक्शंस काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल हो या फिर कोई भी चीज़ आप ग्लोबल मार्केट में परचेज कर रहे हो उसका पेमेंट आप डॉलर में करते हो। बेस्ट एग्जांपल रसिया फिर से आ जाता है। जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, उसकी जो भी इंटरनेशनल मार्केट में बैंक्स में पैसे थे, और वो पैसे किस फॉर्म में हो गए? डॉलर फॉर्म में थे, उन सबको फ्रीज कर दिया गया अमेरिका द्वारा। ये कैसे पाव रहा है? क्योंकि डॉलर का रुतबा है ग्लोबल मार्केट में, दैट्स वाई। अब जो इनका सोल्यूशन है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि ये जो आइडिया है कि डिवैल्यूएट कर देते हैं डॉलर को, ये इससे पहले भी आया था 1985 में। इसे बोला गया था प्लाजा अकॉर्ड। जो भी अमेरिका के अलाइज कंपनी अलाइज थी, जैसे कि जापान, यूरोप और भी कई 3-4 कंट्रीज मिलकर के आती है कि चलो हम सब मिल करके डॉलर को डिवैल्यूएट करते हैं। डिवैल्यूएट तो नहीं हुई, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जापान के ऊपर। इन्फ्लेशन जापान में बहुत तेज़ी से इंक्रीज रहा और ये जो प्लाजा अकॉर्ड था ये बहुत ज़्यादा फेलियर सामने आया। ट्रम्प का प्लान क्या है कि भाई हम लगाते हैं यूनिलेटरल टैरिफ, जिससे हम ट्रेड को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्ट हम लोग इंक्रीज हो गया ना, इम्पोर्ट में हम लोग कुछ ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं जिसके कारण डॉलर हमारे जेब से ज़्यादा जा रहा है। इसको बैलेंस करने का अब एक ही तरीका है, वो है टैरिफ लगाना। मीरान, ये ट्रम्प के एडवाइज़र है, इकोनॉमिस्ट है, ये कहते हैं कि देखो अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो जो $1 में पेन बिक रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं, पेन बिक रहा है अमेरिकन मार्केट में, ट्रम्प के 10% टैरिफ लगाने के बाद ये अमेरिकन मार्केट में $1.1 का बिकेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आया पैसा 10% वो कहाँ जाएगा? अमेरिका के जेब में जाएगा, अमेरिका के बैंक्स में जाएगा, जिसे यूएस ट्रेजरी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये उस वक्त का सिनेरियो बता रहे हैं जब ये मानते हैं कि कोई भी अगर चाइना जो भी प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा है अमेरिकन मार्केट में, उसमें कोई कट ना डाले। मतलब अगर वो $1 सपोज करो 100 युआन के बराबर है, चाइनीज करेंसी के बराबर है, इसमें कोई वो फेर बदल नहीं करता। ठीक है, तो ये प्लान एकदम सक्सेसफुल रहेगा और स्टेबल एक्सचेंज रेट रहेगा। तो लोगों का कहना था कि भाई पेन का तो दाम आपने $1.1 कर दिया, ठीक है, अमेरिकन प्रोडक्ट $1 की होगी, लोग आएंगे अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि सस्ती है। ऐसा नहीं होता, लोग ये देखते हैं कि भाई काफ़ी टाइम से ये लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसकी आदत लग गई है, या फिर ये प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए बेस्ट होगी। ऐसा तो नहीं है, आज की डेट में एआई से रिलेटेड चाइना कितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, अमेरिका को पीछे कर चुका है, तो सब लोग चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो तो आज भी चाइनीज़ ही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं।
तो जो एक्स्ट्रा 10% है वो तो लोग अपनी जेब से ही दे रहे हैं ना, वो तो आप लोगों के जो कंज्यूमर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन के खतरे हो सकते हैं। तो ट्रम्प एक फिगर देते हैं कि देखो 2018-19 में इन्होंने टैरिफ लगाया 17.9% का, ठीक है, इंक्रीज कर दिया था टैरिफ। इससे इंपोर्ट प्राइस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ 4.1% का, जिससे युआन डेप्रिसिएट हुआ था। मतलब ग्लोबल मार्केट में जो चाइनीज करेंसी है वो गिर गई थी 14% से। तो ग्लोबल मार्केट में जो ये जो परचेसिंग पावर थी इनकी कम हो गई, हमने चाइना को हर्ट कर दिया एक तरीके से। ये ट्रम्प का पॉइंट है। यहीं पे लोग कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि चाइनीज़ करेंसी आपने डिक्रीज कर दी, ठीक, बट अभी भी तो डॉलर ओवर वैल्यूड ही है। यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि ट्रम्प का जो आइडिया है ये बैकफायर करेगा? इसके पीछे का मेन रीज़न ये है ना, अगर चलो सब कुछ सही रहा, ठीक है, जो आपने जो प्लान बनाया वो सब कुछ सही रहा, एकदम परफेक्ट रहा कि आपका ये हो गया, $1 एक्स्ट्रा नहीं जाना पड़ेगा, ये मतलब डिक्रीज हो गया है, जो युआन है जो करेंसी है ये डिक्रीज हो गई है। मतलब एग्जांपल के तौर पे $1 का पेन चाइनीज़ में 100 युआन के बराबर थी। अब ग्लोबल मार्केट में सपोज करो 20% मान लेते हैं रफ आइडिया के लिए, युआन डिक्रीज हो गई, तो आज भी $1 में चाइना पेन सेल कर रहा है अमेरिकन मार्केट में, बट युआन करेंसी डिक्रीज हो गई तो अब 80 युआन में वो हो रहा है। समझ रहे हो, 20% का कमी था, तो आज भी ये $1 में अब मार्केट में सेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसको फाइट करना है। तो यहाँ पे जो $1 था ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा फिगर, उसमें मैं एक्स फिगर हुआ प्लस इसमें मैं 10% टैरिफ अमेरिका का जोड़ दूंगा, तो आखिरी में वो $1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चाइनीज़ करेंसी थी युआन वो भी तो डिक्रीज हुई है, तो अमेरिकन लोगों को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जितना वो पहले पे कर रहे थे $1, आज भी वो $1 ही पे करेंगे। समझे आप? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया होगा। काफ़ी थोड़ा सा ये था, कंफ्यूजिंग था कि युआन भी कंप्लीट $1 में पहले 100 युआन था, ठीक है, करेंसी जो चाइनीज़ की थी वो गिर गई 80 युआन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है वो $1 में अब पेन नहीं सेल कर रहा होगा, कुछ एक्स अमाउंट में सेल कर रहा होगा, उस पर 10% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, तो आज भी वो $1 ही में बिक रहा है अमेरिकन मार्केट में। ये ट्रम्प का आइडिया है, ठीक है। अब ये आइडिया नहीं काम किया, ठीक है, सपोज करो ये आइडिया काम नहीं किया, तो आने वाले टाइम पे अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि किसको हर्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है यूएस के कंज्यूमर को डायरेक्टली। अगर ये आइडिया चल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉब्लम पहले भी देख रहे थे आज भी देख रहे हैं, डॉलर ओवर वैल्यूड हो जाएगी, डॉलर फिर से मजबूत हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? जो हमने पहले बोला था कि चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर होगा, जिससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल इकोनॉमी जो रिकवर हो रही थी कोविड के बाद वो वापस स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये आर्टिकल था। ये न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर। हुआ क्या कि ट्रम्प आते ही 2 मंथ का टाइम देते हैं, किसको? ईरान को, कि आइए हमारे साथ टेबल पे बैठिए और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे बंद करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर बम गिराना स्टार्ट कर देंगे। तो वो 2 मंथ ख़त्म होने वाला है, अप्रैल आ गया है। तो ये जो चीज़ें थी कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर, वो लगाने का टाइम आ गया है। ये अप्रैल 1 से स्टार्ट करना था, तो इन्होंने बोला कि देखो अगर अप्रैल 1 से लगाऊंगा तो ऐसे लगेगा सबको कि अप्रैल फुल बना रहा हूँ, तो 2 अप्रैल से ये अप्लाई करेंगे। सेकेंडरी टैरिफ का बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में वेनेजुएला है, कि इनके ऊपर पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं और सख्ती लाई जाएगी, और इनसे जो भी ऑयल रिलेटेड डील कर रहा है जो भी कंट्री, उनके ऊपर भी सेम सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो ये सेकेंडरी टैरिफ का वार्निंग दे चुके हैं, बम्बिंग का वार्निंग दे चुके हैं। स्टोरी शुरू होती है आपकी ओबामा के टाइम से। इन्होंने 2015 में एक न्यूक्लियर डील किया, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये डील था यूएस
और ईरान के बीच में। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि यूएस अपने जो सैंक्शंस लगा रखे ईरान के ऊपर वो कम करेगा, थोड़े रिलीफ्स देगा उसके ऊपर कि आप ऑयल डील कर सको, किसी को भी सेल कर सको, कई सारे, और ट्रेड करना स्टार्ट किया जा सकता है, कई सारे छूटें देने वाला था। उसके बदले में ईरान को क्या करना था, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड मैनर में आगे बढ़ाना था। डील शांति से इन दोनों के बीच में साइन हो जाता है। टाइम आता है 2018, ट्रंप बोलते हैं, ट्रंप आ चुके हैं पावर में, ये बोलते हैं इस डील में अमेरिका का क्या फ़ायदा था, हमने सैंक्शंस हटा दिया, मतलब एक तरीके से हटा ही दिया। बदले में ईरान पहले भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने यहाँ चला रहा था, आज भी चला रहा है, तो इसमें विन विन सिचुएशन यूएस के लिए तो कभी था ही नहीं। तो ट्रंप बोलते हैं कि जो ये आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का जो डील था, इसे मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसे मैं बंद करता हूँ और न्यू डील की बात करते हैं ये कि आइए ईरान आओ टेबल पे, हम एक नया डील करते हैं आपके साथ। तो ईरान का कहना है कि हम आपके ऊपर भरोसा क्यों करें। ओबामा आते हैं, वो कोई और स्कीम लेके आते हैं, ट्रंप आते हैं, वो कोई और डील लेके आते हैं। मतलब इनका टाइम टू टाइम इनका कोई एक स्टैंड नहीं है, आप अपनी पॉलिसीज चेंज करते रह रहे हो, तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको हमसे डील करना है तो हमें चाहिए एक थर्ड पार्टी। यहाँ पे ये मेंशन करते हैं ओमान को कि टेबल पे इनको भी लेके आया जाए, जो भी डील होगा इनके अंदर किया जाएगा कि एक थर्ड पार्टी ये देखे। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इस समय ईरान डायरेक्ट यूएस से कोई डील नहीं करना चाह रहा। ठीक, तो ईरान ने क्या किया, अपनी पावर दिखाने के लिए मिसाइल सिटी करके एक वीडियो लॉन्च कर दिया। इसमें क्या था कि टनल में पूरा मिसाइल्स इनके रखे हुए हैं, उसको शोकेस किया गया। ठीक है, वो बात अलग है कि ये जैसी वीडियो लीक हुई, लीक नहीं, ये लोगों ने पब्लिश करके दिखाना चाहा कि हम कितने पावरफुल है, तो एक इन लोगों ने टनल भी नहीं प्रॉपर था। देखिए जहाँ पर मिसाइल्स रखे रहते हैं ना, एक मतलब कि उसे 4 बैरियर्स में रखा जाता है कि कोई भी मिसाइल्स उस पर हमला ना कर सके। इन्होंने एक बैरियर में ही वो सारे मिसाइल्स ले रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि एक मिसाइल गिरने की देरी है उस टनल में, और जितने मिसाइल्स है, जैसे ये मिसाइल सिटी कहते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़ कल को प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि मिसाइल सिटी किस कंट्री से रिलेटेड है, जो हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये ईरान से रिलेटेड है। तो इसी पावर को देखते हुए यूएस ने क्या किया, इंडियन ओशन में एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस है। यहाँ पे अपने और मिसाइल्स, सबमरीन और नेवल शिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए। अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है, वो है ऑयल। ऑयल मार्केट में फिर से फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा, प्राइस राइज हो सकते हैं, और आने वाले टाइम पे आप देख सकते हो ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग मतलब ईरान के साथ खड़ा मिलेगा आपको इराक, सीरिया, लेबनान। दूसरी तरफ यूएस के साथ सपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा इजराइल, सऊदी अरब। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम और डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, बट ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कल ही ये यारी दोस्ती निभाने लगे ईरान के साथ, जैसे ये रसिया के साथ कर रहे हैं। ठीक है।